नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। शहीद जुब्बा सहनी की जयंती में शामिल होने पहुंचे हरीश सहनी ने शहीद जुब्बा सहनी के गाँव को जुब्बा सहनी धाम बनाने की घोषणा की। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने 2024 में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। और होली को लेकर बाबा गरीबनाथ का गुलाल से किया गया महाश्रृंगार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में 9000 रिश्वत लेते सीओ गिरफ्तार। पेंशन फॉर्म और प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मांगे थे घूस। निगरानी की टीम ने धर दबोचा। जिले में शुक्रवार को निगरानी विभाग की टीम ने 9000 रूपए रिश्वत के साथ सीओ को गिरफ्तार किया। आरोपी मोतीपुर प्रखंड के सीओ अरविंद कुमार अजीत है। वे प्रमाण पत्र और पेंशन फॉर्म निर्गत करने के लिए घूस मांग रहे थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बताया गया कि रिश्वत मांगने की जानकारी निगरानी विभाग को दी गई थी। सूचना पर निगरानी डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव ने टीम गठित कर आरोपी को कार्यालय से रंगे हाथ पैसा लेते पकड़ा गया। डीएसपी ने जानकारी दी कि मोतीपुर थाना की रामपुर उगन गांव के रहने वाले अजीत कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता चौकीदार थे। उनकी मौत के बाद मां के नाम से पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु बकाया रहित प्रमाण पत्र और पेंशन फॉर्म निर्गत करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी। रिश्वत सीओ अरविंद कुमार अजीत और राजस्व कर्मचारी हरेंद्र पासवान मांग रहे थे। शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मामला सत्य पाया गया। इसके बाद मामला दर्ज किया गया। फिर धावा दल बनाकर मौके से उसे पकड़ा गया। इससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद वहां से उसे जेल भेजा जाएगा। ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर जिला के अंचलाधिकारी हैं श्री अरविंद कुमार अजीत। इन्होंने कांड के परिवादी श्री अजीत कुमार से 9000 रूपए रिश्वत की राशि की मांग की थी। मैटर ये है कि अजीत कुमार के पिता स्वर्गीय राम लखन राय वो मोतीपुर में ही चौकीदार के पोस्ट पे थे और सेवा काल में ही उनका मृत्यु हो गया था। इसी के एवज में उनकी माता श्रीमती सुदामा देवी के नाम से पेंशन मिलना था। उसी के एवज में कुछ पेपर्स बनना था और उसी के लिए एनओसी और अंचलाधिकारी से पेंशन फॉर्म उसको सिग्नेचर करने के लिए उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। और इसी एवज में कंप्लेनेंट हमारे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में कंप्लेन किया 15 दिन पहले और सत्यापन उसके कोरेस्पेंडिंग हम लोगों ने सत्यापन कराया और सत्यापन में सही पाया। उसमें रिश्वत की मांग की गई थी और उसके बाद से आज सुबह में हमारे निगरानी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई। टीम का गठन किया गया और ये टीम आया और आज सब कुछ देखा। रिश्वत लेते हुए उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में ही उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। 9000 रूपये रिश्वत लेते हुए हम लोगों ने गिरफ्तार किया। शहीद जुब्बा सहनी की जयंती में शामिल होने पहुंचे विधान परिषद सदस्य हरीश सहनी ने जुब्बा सहनी के गांव को धाम बनाने की घोषणा की। शहीद जुब्बा सहनी की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे बिहार विधान परिषद के सदस्य हरीश सहनी ऐलान किया कि शहीद जुब्बा सहनी के गांव को सहनी धाम बनाएंगे। दरअसल हरीश सहनी शहीद जुब्बा सहनी की जयंती को लेकर उनके गांव मीनापुर गए थे। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि 2023-24 सत्र में उन्हें मिलने वाले निजी कोष से 30 लाख रुपए वह शहीद जुब्बा सहनी के गांव पर खर्च करेंगे और उसे जुब्बा सहनी धाम के रूप में विकसित करेंगे। वो मैंने सुन लिया। अब जो मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा वो सुन ले। जिस दिन मेरा शपथ ग्रहण हुआ था तो मेरा प्लानिंग था कि मैं घर से चलूंगा और सीधे वहां जुब्बा सहनी के गांव मैं उस धरती को नमन कर आऊंगा और फिर मैं वहां शपथ ग्रहण करके मैं यहाँ जुब्बा सहनी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करूंगा। उस समय तो चुनाव का बात नहीं था, लेकिन फिर मेरे मन में यह भाव कहाँ से आया था। यहाँ बैठे सभी लोग, हमारे अध्यक्ष जी अरविंद रंजन बाबू हमारे गवाह है, सभी लोग गवाह है कि उसी तरह की तैयारी थी। लेकिन वहां सदन में एक समय का जो है ना थोड़ा सा उलटफेर हो गया, जिसके कारण पहले हम वहां गए और फिर यहाँ आके जो हम प्रतिमा पर माल। तो ये भारतीय जनता पार्टी काम तो हमेशा करती है। आप 365 में 365 दिन देखेंगे
तो भारतीय जनता पार्टी का केवल शीर्ष का नेता नहीं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी काम करते हैं। वो केवल और केवल वो अपने जात के उद्धार के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के मन में देश के प्रति सम्मान होता है, इसलिए 365 में 365 दिन काम करते हैं वो। अच्छा, परिवार काफी मुफलिसी की जिंदगी जी रही है, तो परिवार के लिए कुछ ऐसा पहल किया जाएगा क्या? आज भी मुफलिसी में नहीं, बिल्कुल आप सही, बिल्कुल ये सही बात आप कह रहे हैं। होली को लेकर बाबा गरीबनाथ का गुलाल से महाश्रृंगार किया गया। रंगों का त्योहार होली इस वर्ष 8 मार्च को मनाई जाएगी। उससे पहले आज शुक्रवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में रंग भरी एकादशी मनाया गया। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। इसे आमला की एकादशी, आमला एकादशी और आमलका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मानता है कि इसी एकादशी के दिन भगवान शिव शंकर मां पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे, इसलिए आज के दिन काशी स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर और मुजफ्फरपुर स्थित गरीबनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को रंग और गुलाल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही विधि विधान से पूजा की जाती है। मौके पर मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने कहा कि आज से भगवान शिव की होली शुरू हो जाती है और बरसाने में भी आज से होली का उत्सव शुरू हो जाता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन पूरे भारत में उज्जैन महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ, बाबा धाम देवघर, बाबा गरीबनाथ आज ही के दिन से होली शुरू होती है। पहले लोग बाबा से करते हैं शुरुआत, उसके बाद मथुरा काशी में होता है, उसके बाद पूरे देश में होता है होली। तो आज के दिन ही बाबा के दरबार से हम लोग होली शुरू किए हैं और आज से शुभ संदेश पूरे देशवासी को हम लोग दे रहे हैं कि अपने अपने होली शुरू करें वो लोग। और खासकर 3 जगह, लेकिन महादेव को 2 जगह आज से बाबा गरीबनाथ महादेव रंग खेलते हैं, तो इसका नाम रंग भरी एकादशी है। सफला एकादशी भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम रंग भरी एकादशी। आज के दिन से महादेव की होली शुरू हो जाती है और बरसाने में भी होली आज से मैंने विधिवत शुरू की जाती है। एक बाबा विश्वनाथ, बाबा गरीबनाथ और बाबा वहाँ पर जो वृंदावन में जो है महादेव, कृष्ण महादेव, उन पर, और वृंदावन की राधिका जी भी आज से ही होली शुरू कर देती है। इसलिए परंपरा चली आ रही है होली मनाने का, भाग गाने का महादेव के पास। अग्निवीर सेना बहाली के दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसकी जानकारी सेना भर्ती बोर्ड के निर्देशक ने दी। शुक्रवार को आर्मी भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के सेना भर्ती निर्देशक कर्नल बॉबी जसरोटिया सेनल मेडल ने मीडिया को संबोधित किया और सेना भर्ती चुनौती के विषय में जानकारी दी। बताया गया कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगा और दूसरे चरण में फिजिकल और मेडिकल होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए है। 250 रुपए भारतीय सेना देगी और 250 रुपए उम्मीदवारों को देने होंगे। उम्मीदवार भुगतान पोर्टल पे अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से शुल्क जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, सीईई के वीडियो यूट्यूब और हमारी साइट पर अपलोड है। सीईई के पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। सभी कैटेगरीज के लिए प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक साइट पे दे दिया गया है और कैंडिडेट्स घर पे ही सीईई की अभ्यास कर सकते हैं। सेना भारतीय निर्देशक कर्नल बॉबी जसरोटिया सेनल मेडल ने उम्मीदवारों और उनके माता पिता से अनुरोध किया है कि वे दलालों की चंगुल में न आए। बताया गया कि 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जय हिंद। मैं कर्नल बॉबी जसरोटिया, निर्देशक सेना भर्ती कार्यालय एआरओ मुजफ्फरपुर ने आप सभी का ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग, डीडीजी रिक्रूटिंग जोन दानापुर की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको यहां बुलाने का जो हमारा लक्ष्य था वो सेना भर्ती कार्यालय में हुए कुछ एक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को उससे अवगत करवाना था। जैसा कि आप जानते हैं 16 फरवरी 2023 से लेकर 16 मार्च 2023 तक हमारे कार्यालय द्वारा बच्चों के सेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन अपलोड कर दी गई है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के 8 जिलों के बच्चे अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। बेसिकली इसमें जो सेना भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है उससे आपको अवगत करवाऊंगा। सिर्फ एक परिवर्तन जो हुआ है, पहले सेना भर्ती कार्यालय में जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो 4 भागों में होती थी। सबसे पहले नोटिफिकेशन होती थी, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद में सी एग्जाम होता था और बाद में बच्चों को
ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता था। अभी जो सी है वो एज ए फर्स्ट फिल्टर डाला गया है और इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उसके बाद में ऑनलाइन सी 17 अप्रैल से स्टार्ट होगी। सी को पहले करने का जो मेन मुद्दा था उसमें हमारे पास जो अतीत में देखा गया है कि बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने के कारण भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबे समय के लिए चलती थी। अभी वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो सी में उत्तीर्ण होंगे और मेरिट में आएंगे उनको भाग 2 में फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। सिकंदरपुर स्थित गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र में 182 होमगार्ड के जवानों का पारण परेड कराया गया। शुक्रवार को सिकंदरपुर स्थित बिहार गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र में विगत 42 दिनों से प्रशिक्षण कर रहे भागलपुर, जमुई और लखीसराय जिला के 182 होमगार्ड के जवानों का पारण परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डीएम प्रणब कुमार शामिल रहे। इस अवसर पर जिला प्रशासन के पदाधिकारी गण भी उपस्थित थे। होमगार्ड के जवानों द्वारा काफी कम समय में ही परेड की तैयारी कर शानदार प्रदर्शन किया गया। सर्वप्रथम खुली जीप में डीएम ने पंक्तिबद्ध जवानों का निरीक्षण किया। इसके पश्चात जवानों के द्वारा मंच के सामने से मार्च पास्ट परेड किया गया, जिसकी सलामी समारोह के मुख्य अतिथि डीएम प्रणब कुमार के द्वारा ली गई। इसके बाद उनके द्वारा जवानों को संबोधित किया गया। उनके द्वारा होमगार्ड के जवानों की हौसला अफजाई की गई। उन्होंने परेड को काफी उत्तम दर्जे का बताया। होमगार्ड का गठन, होमगार्ड के कर्तव्य, उद्देश्य, विधि व्यवस्था में होमगार्ड की भूमिका आदि के बारे में विस्तार से मुख्य अतिथि द्वारा बताया गया। साथ ही उनके द्वारा जवानों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जिला समादेष्टा होमगार्ड त्रिलोकीनाथ झा के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन देकर वरीय पदाधिकारी से निर्देश लेकर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। भागलपुर, नवगछिया, जमुई और लखीसराय के 182 जवान यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और आज फाइनली इनका प्रशिक्षण पूर्ण हुआ, जिसको समारोह के रूप में आयोजित करते हुए पासिंग आउट परेड यहाँ आयोजित किया गया था। और ये काफ़ी खुशी की बात है कि 182 होमगार्ड को नए बल के रूप में जवान प्राप्त हो रहे हैं। और जैसा हम लोगों ने आज परेड में देखा कि काफ़ी जोश और उत्साह के साथ लोगों ने परेड किया है, ये बताता है कि ट्रेनिंग काफ़ी बेहतर तरीके से हुई है और हमारे गृह रक्षा वाहिनी के बल में इतने नए जवानों का एड ऑन हुआ है। तो मैं इस अवसर पर इन जवानों से यह भी अपेक्षा और अपील करता हूं कि जो भी गृह रक्षा वाहिनी के दायित्व हैं उन दायित्वों का काफ़ी बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे और मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। अपने स्तर के किसी भी वरीय पदाधिकारी के दिए हुए आदेशों का अपनी जान जोखिम में डालकर भी पालन करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में मोबाइल के नए वेरिएंट V27 का भव्य लॉन्च किया गया। पानी टंकी चौक स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में वीवो के नए वेरिएंट मोबाइल की 27 प्रो का लॉन्च किया गया। इस दौरान शोरूम के संचालक ने केक काटकर इसका सेलिब्रेट किया। इस मोबाइल का खासियत है कि इसमें 5G नेटवर्क के साथ जबरदस्त फीचर है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। शोरूम के प्रोप्राइटर ने बताया कि इसमें नए मोबाइल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे स्टोर वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम पानी टंकी में V27 प्रो का लॉन्चिंग हुआ है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फोन है। इसके बारे में विशेष जानकारी फिल्म दूसरे कंपनी में मिलता नहीं है, काफी अट्रैक्टिव है। इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऑरा लाइट दिया है वेडिंग फंक्शन वगैरह के लिए, इसलिए हमको लगता है कि बेस्ट फोन ऑफ द वीवो का बेस्ट फोन है। मैंने वीवो का V27 प्रो लिया है। ये तो आज ही लॉन्च हुआ है, तो मुझे काफ़ी स्लिम लगा और ये काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ोन है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें ऑरा लाइट दिया हुआ है, जो मुझे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लाइट वेट भी है फ़ोन। होली और शब बारात को लेकर एसएसपी राजेश कुमार ने कई दिशा निर्देश दिए। देखिए, आगामी होली और शब बारात को लेकर के जिला पुलिस अलर्ट मोड में है। जिला पुलिस वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी जो ट्रिपल लोडिंग घूम रहे हैं, लहरिया कट गाड़ी चला रहे हैं, और विशेष रूप से जिला पुलिस सोशल मीडिया पे भी अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार DIO की टीम और जिला पुलिस की टीम जांच करेगी होली पर्व को लेकर के और शब बारात को लेकर के।
वैसे जगह भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर अति संवेदनशील इलाका है, वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है, अतिरिक्त पुलिस बल की भी वहां पर तैनाती की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं होली और शब बारात पर विधि व्यवस्था को बनाए रखने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, ये देखें। जहाँ तक पुलिस की तैयारी का संबंध है तो इसमें हम लोगों का एक विस्तृत ज्वाइंट ऑर्डर निकला हुआ है, जिसमें जिले के जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं उसको कवर किया गया है, जिसमें फोर्स की भी तैनाती है, पुलिस पदाधिकारी भी हैं और मजिस्ट्रेट्स भी हैं। इसके अलावा जो एंटी राइट पार्टी है जिले की, वो भी अलर्ट मोड में है और हमको जो बाहर से भी जो भी फोर्स आवंटित हो रही है उसका भी हम लोग डेपुटेशन कर रहे हैं। और जनता से हम लोग की यही अपील है कि होली और शब बारात दोनों पर्व को बड़े उत्साह से मनाएं, उल्लास से मनाएं, लेकिन उत्साह और उल्लास के क्रम में अनुशासन को ना खोएं और जो भी कानून के नियम हैं और यातायात के नियम हैं उनका अवश्य अनुपालन करें। यदि इनका उल्लंघन किया जाएगा तो पुलिस जो भी संबंधित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई पूरी कड़ाई के साथ करेगी। हुड़दंगियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हुड़दंगियों के लिए यही हम लोगों का कहना है कि पुलिस उस दिन अलर्ट मोड में रहेगी लगातार 3 दिनों तक, और जो ट्रिपल राइडिंग के केस हैं या फिर लहरिया कट के केस हैं या ओवर स्पीड के केस हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे वाहनों पे जो भी विधि सम्मत चालान है वो चालान काटा जाएगा और यदि आईपीसी के नियमों का वायलेशन होगा तो उसके अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सामाजिक तत्व खासकर सोशल मीडिया पे किस तरीके से नजर रखी जाएगी? दोनों सोशल मीडिया के लिए हम लोगों का साइबर सेल है, सीसीएमयू है, डीआईयू है, तीनों विंग लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा जो हम लोग के साइबर सेनानी ग्रुप्स भी बने हुए हैं हर थाने के, उसके माध्यम से भी हम लोग विजिलेंट हैं, उन लोगों पर निगाह रखे हुए हैं। तो यदि कोई शरारत किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाएगी तो उसके साथ पुलिस बड़ी कठोरता से पेश है। खासकर सर शराब धंधेबाजी पर कैसे निकेता से जाएगी? वो एक विस्तृत अभियान पूरे जिला पुलिस का और पूरे बिहार पुलिस का वर्ष 2016 से ही चल रहा है। जहाँ तक होली का संदर्भ है तो इसके बारे में हम लोग की स्पेशल रेड्स जारी हो चुकी हैं जो कल से ही जारी हैं लगातार, और ये हम लोग इस पर लगातार अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। पूर्व मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश शर्मा ने 2024 में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। देखिए, हमारा कर्म क्षेत्र मुजफ्फरपुर रहा है, लेकिन राजनीति में हमारी शुरुआत, हमारे परिवार की शुरुआत वैशाली से हुआ और वैशाली हमारा घर भी है। वहाँ मेरा जफराबाद वैशाली में मेरा घर भी है। और जब जनसंघ को कोई नहीं कैंडिडेट होता था तो मेरी माता जी विद्यावती शर्मा 46-47 में बाय इलेक्शन बिहार के कद्दावर नेता एलपी शाही के अगेंस्ट में लड़ी थी और बहुत कम ही वोट से वो हारी थी। 25 में मैं वादा दावा के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बिहार में बनेगी, इसमें कोई दो मत। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने आए हैं जो कि अभी काफ़ी गर्म है। 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर बाजारों में जब सारी पार्टियां अपने अपने दावे करना शुरू कर दिए, ऐसे में पूरे बिहार में 40 सीट यानी उत्तर बिहार की सीटों पर हम बात करेंगे, 22 सीटों पर। इसमें भाजपा कितने पानी में है, इन सारे सवालों पर बात करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी के पास। सबसे पहले तो सुरेश शर्मा जी, आपका सिटी न्यूज में स्वागत। धन्यवाद। ये बताइए कि चूंकि 2024 को लेकर आगाज लोग कर दिए हैं, बड़े बड़े नेता यानी भाजपा के जेपी नड्डा साहब आकर यहीं से ही चुनाव अभियान शुरू किया है। 22 सीटें उत्तर बिहार में पड़ रही है, दावा क्या है? देखिए, उत्तर बिहार की जितनी भी सीटें हैं, आप लोकसभा में देखिए तो ये सभी की सभी सीट पिछले चुनाव में लोगों ने भाजपा को यानी एनडीए समर्थित उम्मीदवार को ही प्रायोरिटी में जिताया है। इसलिए भाजपा का यह सोच है कि उत्तर बिहार ही नहीं, पूरे बिहार के 40 के 40 सीट में 39 सीट एनडीए को मिला था। उसमें प्रमुख तौर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का पूरा भारतवर्ष पर और पूरे बिहार पर
था कि भाई नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और आज नरेंद्र भाई मोदी के काम की चर्चा न केवल बिहार और भारतवर्ष में पूरे विदेश तक है, तो लोग फिर दोबारा चाहते हैं कि यह प्रधानमंत्री अगर पूरे देश में दोबारा 24 में आएंगे तो देश का ही नहीं पूरा यह विश्व गुरु के रास्ता प्रशस्त होगा और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष एक संपन्न समृद्ध भारतवर्ष बनेगा। इसलिए उसके साथ जनता जा रही है। ये बताइए कि जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, चाहे पहले से भी सांसद रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नाम पर जीतेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, पिछले बार तो नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर ही अधिकतर लोग जीते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व और नरेंद्र भाई मोदी का कृतित्व, नरेंद्र भाई मोदी जो गुजरात में जो विकास किया था, वह उस पीरियड में लोगों ने देखा कि यही आदमी भारतवर्ष का सही में विकास करेगा और उनके उस मुद्दे पर पूरा देश एक साथ था और बिहार में जीते थे। लेकिन इस बार का जो हमारे एमपी हैं, उनके क्रियाकलापों को भी जनता समझने का कोशिश करेगी कि वो लोग क्षेत्र में, और ये प्रधानमंत्री और हमारे जो सरकार है वो भी इसका मूल्यांकन कर रही है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है अपने क्षेत्र में और जनता का रुझान क्या है। इस पर भी सर्वे तरह तरह से हो रहा है और निर्णय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनको लेने का पूरा अधिकार है, वो लोग उस निर्णय को लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि कोई काम का नज़रअंदाज कर दिया जाए, काम को छोड़ दिया जाए और सिर्फ लोग चाहेगा कि हम प्रधानमंत्री के ही कृतित्व पर अपने को लिखे। यह थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा लोगों को, ये भ्रम नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल कि दबी ही जीवान से बाजारों में तो ये हलचल मच गई है कि शर्मा जी लोकसभा चुनाव वैशाली से लड़ने जा रहा है। मुजफ्फरपुर आपका कर्म क्षेत्र रहा, आखिर वैशाली आपने क्यों चुना? देखिए, हमारा कर्म क्षेत्र मुजफ्फरपुर रहा है, लेकिन राजनीति में हमारी शुरुआत, हमारे परिवार की शुरुआत वैशाली से हुआ और वैशाली हमारा घर भी है। वहाँ मेरा जफराबाद वैशाली में मेरा घर भी है। और जब जनसंघ को कोई नहीं कैंडिडेट होता था तो मेरी माता जी विद्यावती शर्मा 46-47 में बाय इलेक्शन बिहार के कद्दावर नेता एलपी शाही के अगेंस्ट में लड़ी थी और बहुत कम ही वोट से वो हारी थी। ये एक वहाँ के और पूरे बिहार के लिए एक संदेश है कि उस समय चुनाव लड़ना तो कोई कैंडिडेट भी जल्दी नहीं तैयार होता था कि हम चुनाव जनसंघ से या भाजपा लड़ेगा। जब 80 में भाजपा बना तो 94 में उस भाजपा का नींव डालने का काम सुरेश शर्मा को वहां से लड़ाया गया। 94 में लड़ाया इसलिए नहीं गया कि हम उसमें चुनाव जीतने के लिए, बल्कि भाजपा स्थापित हो मुजफ्फरपुर में वैशाली पार्लियामेंट्री क्षेत्र में, इसलिए किया गया था। और हम लोग हौसला से लड़े। पार्टी ने भी हर तरह का प्रयास किया, समझे। और भाजपा का अगर स्थापना हुआ, जन्म हुआ मुजफ्फरपुर में, तो वैशाली पार्लियामेंट्री क्षेत्र में हमारे लड़ने के साथ उसका जन्म कहिए या उसका स्थापना कहिए, या भाजपा को लोग समझा कि ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी चुनाव के मैदान में आएगी तो इसको हमको समर्थन देना चाहिए। और इसीलिए उसके बाद ये सारा 94 के बाद में यह क्षेत्र आज तक बहुत लोग लड़े, एनडीए से लोग जीते, लेकिन भाजपा ने कभी ये सीट को कमल निशान पर लड़ने का मौका किसी को नहीं मिला।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार जो आए थे पारू में, और उन्होंने भाजपा लड़ेगी वैशाली, इसकी घोषणा उन्होंने मंच से की है। और जब उन्होंने घोषणा की तो स्वाभाविक तौर से सुरेश शर्मा का लोग वहां पर गुणगान करने लगे, चर्चा करने लगे कि सुरेश जी आएंगे तो हम सब लोग वोट देंगे। सुरेश जी के ना कोई यहाँ जाति बंधन है, न कोई इस तरह की बातें, सभी लोग चर्चा में आया। इसलिए मैं भी कहा कि अगर पार्टी हमको उचित समझेगी, अगर वो जगह देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। और ये लड़ने से ये निश्चित है कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई जीतेगा तो वैशाली का उम्मीदवार जीतेगा। जिस तरह से विधानसभा में मुजफ्फरपुर से जो चुनाव पिछले बार हुआ, सबसे ज्यादा वोट से सुरेश शर्मा ही जीते थे। पूरे 22 सीटों पर पर्सनली सुरेश शर्मा का व्यक्तित्व क्या प्रभाव छोड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं कहता हूं कि मेरा परिचय और मेरा सभी जिलों में हमारे ही समाज नहीं बल्कि हर व्यवसायी समाज हमसे किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, समझे न। और व्यवसायी समाज समझता है कि सुरेश जी व्यवसायी समाज के लिए, कृषक समाज के लिए, नौजवानों के लिए एक ऐसे रूप में अपने को स्थापित किए हैं जो कोई भी आदमी को इन्होंने अपने जीवन में मदद ही किया है। और उस मदद का कोई उससे इनको ये नहीं था कि कोई हम मदद कर रहे हैं तो कुछ उनसे हमें कुछ आशा रखेंगे, कि उन्हें निस्वार्थ भाव से हमने किया है पूरे बिहार में। इसलिए आज भी बिहार में हमारे जाति के लोग तो हमें सबसे प्रतिष्ठा देते हैं, पूरे बिहार के जो हमारे समाज के लोग हैं। बाकी लोग भी हमें उससे कम प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। ऐसा जो है सो हमने देखा है। ये बात भी मैं कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में जो विधानसभा का हुआ, कुछ मेरी अपनी गलती से मुझे थोड़ा सा कम वोट से मैं हारा। लेकिन जब यहाँ पर कोई आदमी प्रत्याशी नगर निगम में तैयार नहीं हो रहा था, तो जिस पर हमने हाथ रखा माथ पर, पूरे मुजफ्फरपुर की जनता उलट करके उसको वोट दी। जो आदमी चौथे पोजीशन पर था वो मेयर बन करके, डिप्टी मेयर बन करके बैठी है। मुझे काफी संतोष है कि मेरे हारने का दुख जनता को हुआ, इसलिए मुझे संतोष है कि मैं हारा नहीं हूँ। मैं जनता का काम करते रहूंगा और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है। 2200 सीट में आपका प्रभाव रहे? मेरा प्रभाव 2200 के 2200 सीट में, बहुत कम ही एक आध गो सीट हो गए जहां पर मेरा प्रभाव थोड़ा कम हो। ये सारे सीट पर जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेरा प्रभाव रहेगा। और मैं चाहूंगा कि बिहार में 24, हमारे उत्तर बिहार के सभी सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परचम लहराए। और 25 में मैं दावा के साथ कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बिहार में बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, ऐसा मुझे विश्वास है। ये थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी। पहले तो इन्होंने घोषणा कर दी कि वैशाली से ही लोकसभा चुनाव लड़ेगा, और दावा भी किया है कि 22 सीटों पर जो उत्तर बिहार में है उस पर हर हाल में भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। अपने सहयोगी रोशन के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ
साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नी लाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। मैं महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम, आप समस्त देशवासी, बिहारवासी एवं जिलावासी को हिंदू आस्था का महापर्व होली का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप समस्त भक्तों से मेरा ये अनुरोध है कि ये पावन पर्व में
मांस मदिरा का सेवन न करें, अपने घर पे पुआ पकवान बनाएं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, पर्व को मनाएं। यही मेरी कामना है। बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद आप समस्त देशवासी पे बना रहे। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। LNT कॉलेज परिसर में बिहार छात्र संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बिहार छात्र संघ के द्वारा ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, योगी अभिषेक, नकुल बाबा, योगेश कुमार टिंकू, राजीव कुमार एवं प्रकाश झा शामिल थे। बिहार छात्र संघ संस्थापक गौतम सिंह, जिलाध्यक्ष करण सिंह, तैयब खान, निहाल सिंह, निवेश सिंह, राजा बाबू एवं सभी वक्ताओं ने एक एक करके होली एवं युवाओं के विषय पर प्रकाश डाला। संघ के संस्थापक गौतम सिंह जी ने समारोह में आए हुए सभी मुख्य अतिथि एवं मीडिया बंधुओं को पीला अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। समारोह में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। बिहार छात्र संघ के संस्थापक गौतम सिंह जी ने कहा कि अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि होली बुराइयों पर अच्छाई की जीत तथा अनेकता में एकता का बल है। जी क्या कहते हैं, छात्र संघ के संस्थापक गौतम सिंह जी के द्वारा आज आमंत्रित हुए हम सभी भाई लोग यहाँ पे LNT कॉलेज में उपस्थित हुए हैं होली मिलन समारोह मनाने के लिए। तो पहले मैं गौतम जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हम लोगों को आज आमंत्रित किया और हम लोग होली के शुभ अवसर पर समस्त मुजफ्फरपुर वासियों एवं बिहार वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये आपसी सौहार्द और प्रेम का पर्व है। यहाँ पर किसी जाति धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। सभी लोग एक दूसरे का पर्व मिलजुल कर मनाएं और सभी एक दूसरे के पर्व को। जी, आज हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम होली मिलन का समारोह कर रहे हैं और इसलिए किए हैं कि देखिए, छात्र संगठन मतलब 32 कौम हम लोगों के साथ है और 32 कौम के सारे यूथ यहाँ पे छात्र आए हुए हैं और हम लोग पूरे बिहार, पूरे देश, पूरे मुजफ्फरपुर को एक भाईचारा का, आपसी भाईचारा का संकेत देने का काम करते हैं। इसलिए होली मिलन समारोह करते हैं। इसमें ना कोई जात ना कोई धर्म, हम सभी रंगों के साथ एक रंग घुल मिल जाते हैं, एक बिहारी बन जाते हैं, एक हिंदुस्तानी बन जाते हैं, न तो एक मुजफ्फरपुर वाला बन जाते हैं। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह जी के द्वारा यहाँ LNT कॉलेज परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसा आयोजन मुजफ्फरपुर में सभी लोगों को करना चाहिए, जिसमें प्रेम मोहब्बत भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्योहार मनाना चाहिए। RBBM कॉलेज परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। RBBM कॉलेज परिसर में रंगों का उत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि इस वर्ष 8 मार्च को होली मनाई जाएगी। इसी को लेकर के रामवृक्ष बेनीपुरी महिला कॉलेज में शिक्षिका लोग आपस में होली खेली। वहीं RBBM कॉलेज के प्रिंसिपल ममता रानी ने कहा कि होली न सिर्फ रंग का उल्लास, प्रेम, सद्भावना और आपस में भाईचारा का त्योहार है। आज के दिन यहाँ न कोई छोटा न बड़ा पद है, सभी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और चूंकि हमारी संस्कृति विरासत बहुत ही पुरानी है, इसी को लेकर के इस कार्यक्रम में लोकगीत भी गाई गई। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षिकाएं, सभी हमारे शिक्षकेतर सहकर्मी और तमाम लोगों के साथ हम इस परिसर में होली मिलन मना रहे हैं। होली न सिर्फ रंगों का बल्कि प्रेम का, उल्लास का, सामाजिक सद्भाव का त्योहार है और आज के दिन यहाँ कोई बड़ा छोटा पद ऐसी कोई बात नहीं है, सभी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और चूंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत धनी है तो हम अपने यहाँ के कार्यक्रमों में अपना जो फोक सॉन्ग है, लोकगीत है, होली के पारंपरिक लोकगीत वो गाए जा रहे हैं। कलाकार भी आए हैं और वो पारंपरिक लोकगीतों के साथ हम लोग होली का त्योहार होली के पकवान के साथ, पुआ दही बड़ा के साथ मना रहे हैं और मैं सबों को शुभकामनाएं देती हूँ कि होली भाईचारे का त्योहार है। आपसी गिला शिकवा मिलाकर प्रेम पूर्वक यह पर्व मनाएं। नंदकिशोर साहनी ने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को आवेदन देकर मुकुंदपुर वन बंदोबस्ती रद्द करने की मांग। मुसहरी प्रखंड के मुकुंदपुर निवासी नंदकिशोर साहनी ने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को आवेदन देकर मुकुंदपुर वन बंदोबस्ती रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि सीओ ने गलत तरीके से मुकुंदपुर वन को बंदोबस्ती कर दी है, जबकि वह लोग उस जमीन की पट्टा कटवा रहे हैं।
उन्होंने आवेदन देकर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री से मांग किया है कि कमेटी का गठन कर मुकुंदपुर मन की जमीन की जांच की जाए और अवैध बंदोबस्ती को रद्द किया जाए। नंदकिशोर साहनी का कहना है कि वह लगातार डीएम, एसडीओ, सीईओ सभी से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर मामला यह है कि अभी से 25 साल पहले 23 साल पहले अचल अधिकारी द्वारा इसको बंदोबस्ती कर दिया गया और हम लोग सदियों से इसका पट्टा रसीद सोसाइटी के माध्यम से लेते आ रहे हैं। तो उसके साहब के आवेदन किए कि इसको जो अवैध बंदोबस्ती कर दिए हैं उसको रद्द कीजिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब, भूमि सुधार मंत्री, मत्स्यजीवी पदाधिकारी सभी को हमने डाक द्वारा लेटर भेजा कि यह जो बंदोबस्ती हुआ है उस लोगों का यह आप रद्द कीजिए और सोसाइटी का मन है ये मछुआरों का रहने दीजिए। यह मैं अपील कर रहा हूँ सिटी न्यूज तमाम पदाधिकारीगण से। सर अभी हमने आवेदन भूमि सुधार मंत्री मत्स्य सहयोगी समिति मुजफ्फरपुर उनको दिए हैं। आपको एसईओ के अंचलाधिकारी महोदय के दिए हैं और 3/11/2022 उसको दिया हमने 3 तारीख। पर्चे नंदकिशोर साहनी, पंचायत राजवाड़ा, ग्राम मुकुंदपुर। बिहार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों ने धरना दिया। बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शुक्रवार को बूटा व वोस्टा के आह्वान पर शिक्षकों ने विश्वविद्यालय में धरना दिया है। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर हिंदी विभागाध्यक्ष सतीश कुमार राय ने कहा कि आज से पहले कभी भी बिहार विश्वविद्यालय में इतनी अराजकता और भ्रष्टाचार नहीं था। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दलाल संस्कृति हावी है। समय पर परीक्षा नहीं ली जाती है। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट नहीं आता है। वर्ष 2021 क्या परीक्षा अभी भी लंबित है, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान तक जून नहीं रेंगता। उच्च पदाधिकारी विश्वविद्यालय में बैठते नहीं है। छात्र और शिक्षक विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं। एक भी काम नहीं हो रहा है। सीनेट की मीटिंग में बेतिया में शाखा खोलने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक दलाली के लिए बेतिया में शाखा कार्यालय नहीं खोला गया है। दूसरे जिला के छात्रों और शिक्षकों को काफी परेशानी होती है। काम के नाम पर छात्रों से अवैध राशि की उगाही की जाती है। हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक संघ ने, बूटा और बोस्टा ने एक संयुक्त आह्वान किया था। विगत दिनों हम लोगों ने कई समझौते किए कि हमारा विश्वविद्यालय नियम परिनियम से चले, भ्रष्टाचार खत्म हो, छात्र हमारी पूंजी हैं, उनके भविष्य को हम रक्षित करें। समझौते होते रहे, लेकिन कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ। विश्वविद्यालय में दलाल संस्कृति हावी है। 4 महीने तक नामांकन होता है, 5वें महीने परीक्षा होती है। हमारे यहां से प्रतिभा का पलायन हो रहा है और हम शिक्षक, हमारा काम राष्ट्र का निर्माण करना है। हम उस व्यवस्था की ओर देख रहे हैं जो हमें अव्यवस्थित कर रही है। यह हमारा आक्रोश व्यवस्था के नाम पर जो अव्यवस्था थोप दी गई है उसके प्रति। विश्वविद्यालय में दलाल संस्कृति है। विश्वविद्यालय में भेदभाव है। कई योग्यतम शिक्षक प्रमोशन से वंचित हैं। 2003 में जिनकी नियुक्ति हुई, जिनकी मेधा असंदिग्ध है, वैसे लोग आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्योंकि चढ़ावा वाली संस्कृति का अंग वे नहीं बन पाते। हम विरोध इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे जो भविष्य हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी जो हैं, उनका संकल्प गहरा हो। हमारे अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, उनकी समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं। संचिका का निष्पादन नहीं हो रहा है। हमारे उच्चतम पदाधिकारी कार्यालय में नहीं बैठते हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।